हेलो एवरीवन। आज हम लोग साइकेट्री के एमसीक्यू एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स एनालाइज द एमसीक्यू। हम सबसे पहले एमसीक्यू को ब्रेक करेंगे। एक नॉर्मली क्या होता है, स्मार्ट स्टूडेंट जो होता है वो कैसे स्टडी करता है। एक एक होता है कि वी हैव क्वालिटेटिव स्टडी करना, एक होता है क्वांटिटेटिव स्टडी करना। आपको क्या करना है, क्वालिटेटिव स्टडी करना है। आपको सिर्फ एक एमसीक्यू सिर्फ समझना ही नहीं है, इस एमसीक्यू से आपको कॉन्सेप्ट्स को गेन करना है। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू पढ़ते हैं, उसके बाद में हम लोग उस एमसीक्यू की डेप्थ में जाते हैं। लाइक ये जो मैंने साइकेट्री के एमसीक्यू लिए, बिकॉज आज मेरा एमसीक्यू एनालिसिस रहेगा वो साइकेट्री के बारे में रहेंगे। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स के अंदर पूछे गए एमसीक्यूज है, जो हम थोड़ा डील करेंगे। सिर्फ एमसीक्यू डील नहीं करेंगे, हम उसकी थोड़ा एनालिसिस के बारे में जाएंगे, जिसको बोलते हैं एमसीक्यू एनालिसिस। ओके, देखिए एक 35 ईयर ओल्ड की एक फीमेल है। हर एक वर्ड को अच्छे से समझना है। लैंग्वेज क्वेश्चन की अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लैंग्वेज को स्किप कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा वर्ड देख करके, लाइक सिजोफ्रेनिया देख लिया, एलोपेडोल देख लिया, क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। बट यू हैव टू बी अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरी वर्ड, बिकॉज कभी कभी साइकेट्रिक में जेंडर भी बहुत मैटर करता है। फीमेल है, एज भी बहुत मैटर करती है, 35 ईयर है। सो 35 ईयर ओल्ड फीमेल है, इमरजेंसी के अंदर आई है, एंड सी इज सफरिंग फ्रॉम सिजोफ्रेनिया। वो सिजोफ्रेनिया के से सफरिंग है, एंड सी इज ऑन हेलोपेरिडोल। वो एक ड्रग के ऊपर है जिसका नाम है हेलोपेरिडोल। ओके, देन सी प्रेजेंट विद द, कौन से सिम्टम के साथ प्रेजेंट होती है? फीवर, ओके, स्वेटिंग एंड डिसओरिएंटेशन। एंड रिमेंबर, एग्जाम के अंदर आपको क्या देखना होता है? यू हैव टू बी सी द हॉलमार्क्स, या यू हैव टू बी सी द क्लूज, जो डायरेक्टली आपको आंसर तक लेके जाए, उसकी तरफ देखना है आपको। मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा कि हॉलमार्क्स क्या क्या है, ठीक है। देन उसको और क्या है, रिजिडिटी भी है, उसको रिजिडिटी फॉर 1 days। एंड हर ब्लड प्रेशर, रिमेंबर, लिसन मी केयरफुली, हर ब्लड प्रेशर हैज इंक्रीज्ड इन, एंड ऑन इन्वेस्टिगेशन सीपी की लेवल उसका है वो इंक्रीज है। ओके, एंड देर इज ए और उसका क्या है, ल्यूकोसाइड्स काउंट भी इंक्रीज हो रखा है। सो इसकी कंडीशन क्या है? तो सबसे पहले आपको देखना है सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या कह रहे हैं? एक इमरजेंसी में एक लेडी आई है जो ऑलरेडी सिजोफ्रेनिया के साथ डायग्नोस्ड है, ठीक है, एंड एक ड्रग के ऊपर है जिसका नाम है हेलोपेरिडोल। देन उसने सिम्टम दे रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम जो इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखना है वो है फीवर। फीवर, फीवर दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन इस क्वेश्चन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन एंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, दैट इज द इंक्रीज सीपी के लेवल। इंक्रीज सीपी के लेवल, सीपी के यानी कि क्रिएटिनिन फोस्फोकाइनेज एक एंजाइम होता है, उसका लेवल भी इंक्रीज हो रखा है। ये 3 क्लूज देखना है। और पेशेंट किसका? सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है। और अगर सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, साइकोटिक डिसऑर्डर है, मेजर साइकोटिक डिसऑर्डर है सिजोफ्रेनिया। अगर सिजोफ्रेनिया का डिसऑर्डर है, देन उसको एंटीसाइकोटिक चल रहा है। और कौन सी एंटीसाइकोटिक चल रहा है? हेलोपेरिडोल चल रहा है। अब हम देखते हैं, अगर हेलोपेरिडोल ड्रग चल रहा है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन एनालाइज करते हैं। देखिए, पेशेंट किसके ऊपर है? एंटीसाइकोटिक्स के ऊपर है। लेट्स गो, अब थोड़ा सा अंदर की तरफ जाते हैं। पेशेंट किसके ऊपर है? एंटीसाइकोटिक्स के ऊपर है। अगर पेशेंट एंटीसाइकोटिक्स के ऊपर है, और वो कौन सी एंटीसाइकोटिक है? हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल, और हेलोपेरिडोल कौन सी ड्रग है? हेलोपेरिडोल इज द टिपिकल एंटीसाइकोटिक। टिपिकल एंटीसाइकोटिक है। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, बिकॉज आपको ये देखना कि अगर पेशेंट हेलोपेरिडोल के ऊपर है तो आपने, बिकॉज एंटीसाइकोटिक वाला जो पेशेंट होता है, जिसको जिसको एंटीसाइकोटिक चल रहा है, स्पेसिफिकली टिपिकल एंटीसाइकोटिक, उसके अंदर हमें ये देखना होता है कि उसके अंदर सबसे ज्यादा चांसेस होता है ईपीएस डेवलप होने के, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम या एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। वो क्या है? एक साइड इफेक्ट होता है किसका? टिपिकल एंटीसाइकोटिक का। क्यों होता है? बिकॉज आपने देखा होगा सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट है, और सिजोफ्रेनिया के अंदर क्या होता है? डोपामाइन का लेवल इंक्रीज होता है। डोपामाइन का लेवल इंक्रीज होता है, और डोपामाइन के लेवल को अगर इंक्रीज हो रखा है, मेरे को सिजोफ्रेनिया को ट्रीट करना है, तो मैं एक ऐसी ड्रग्स दूंगा, ऐसा ट्रीटमेंट दूंगा जो डोपामाइन के लेवल को क्या करेगा? कम करेगा। कैसे कम करेगा? ये ड्रग्स क्या करेगी? D2 रिसेप्टर है, D2, बिकॉज जहां पे D2 D1 D2 रिसेप्टर होते हैं, जो D2 रिसेप्टर होते हैं वहां पे डोपामाइन एक्ट करता है,
ठीक है, तो मैं D2 रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दूंगा तो डोपामाइन एक्ट नहीं कर पाएगा। जब डोपामाइन एक्ट ही नहीं कर पाएगा तो सिजोफ्रेनिया के सिम्टम डिसअपीयर हो जाएंगे। ओके, सो D2 रिसेप्टर, तो D2 रिसेप्टर पे कौन सी ड्रग एक्ट करती है? एंटीसाइकोटिक ड्रग एक्ट करती है। और मैं अगर D2 रिसेप्टर को अगर ब्लॉक करूंगा, एंटीसाइकोटिक क्या करती है? D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है। D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है। अगर मैं D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करूंगा तो उस, बिकॉज डोपामाइन क्या करता है, डिक्रीज डोपामाइन लेवल एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कॉज करता है। लाइक आपने एक कॉमन ड्रग सुना होगा जिसका आपने मेटाक्लोप्रामाइड एक ड्रग होता है, एमसीपी जिसको बोलते हैं ना, मेटाक्लोप्रामाइड। वो एक वोमिटिंग के अंदर देते हैं, लाइक मोशन सिकनेस के अंदर, या फिर जो प्रेगनेंसी इंड्यूस जो वोमिटिंग होती है उसमें भी देते हैं। उसमें भी हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स नहीं आ जाए, ठीक है। और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स मतलब मोस्टली मूवमेंट से रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं। ओके, तो हम देखेंगे तो D2 रिसेप्टर को अगर ब्लॉक कर दिया, इसका मतलब इस पेशेंट में क्या देखने के चांसेस हो सकते हैं? ईपीएस। और ईपीएस आपके नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर कॉम्पिटिटिव नर्सिंग ऑफिसर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ईपीएस से हर बार क्वेश्चन आता है। अब देखिए कौन कौन से मेजर ईपीएस होते हैं। लाइक कौन सी ड्रग ईपीएस कॉज कर सकती है? टिपिकल एंटीसाइकोटिक। इट मीन्स दो टाइप की एंटीसाइकोटिक होती है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक एंड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। टिपिकल एंटीसाइकोटिक कहां पे एक्ट करती है? D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है। प्राइमरली कहां पे एक्ट करती है? D2 रिसेप्टर पे एक्ट करती है। बट एटिपिकल एंटीसाइकोटिक की बात करें, बिकॉज टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स क्या करती है? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स ज्यादा कॉज करती है। दैट्स व्हाई क्लिनिकली इफ वी स्पीक क्लिनिकली, और अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जाओ तो हेलोपेरिडोल को कम यूज करते हैं, बिकॉज हेलोपेरिडोल टिपिकल एंटीसाइकोटिक है जो कि ईपीएस कॉज कर सकती है। उसकी जगह एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स यूज करते हैं। लाइक आपने सुना होगा ओलेंजापाइन, क्लोजापाइन, या फिर आप क्वेटियापाइन जिसको बोलते हैं, रेस्पेरिडोन, ठीक है, जिप्रासिडोन, ठीक है। ये सारी ड्रग्स क्या करती है? डायरेक्टली D2 रिसेप्टर पे काम नहीं करती, ये 5-HT3 पे काम करती है, यानी सीरोटोनिन के रिसेप्टर पे काम करती है, 5-HT3 पे काम करती है। 5-HT3 से वो क्या करेगी? नेगेटिव सिम्टम को रिड्यूस कर देगी सिजोफ्रेनिया के, ठीक है। तो ईपीएस होने के चांसेस कम होते हैं। बट पेशेंट किसके ऊपर है? हेलोपेरिडोल के ऊपर। इट मींस टिपिकल एंटीसाइकोटिक के ऊपर है, और टिपिकल एंटीसाइकोटिक के ऊपर पेशेंट है, इट मींस उसको क्या डेवलप हो सकता है? ईपीएस डेवलप हो सकता है। बट कौन सा ईपीएस? बिकॉज क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? सिम्टम्स दे रखे हैं, कौन सा ईपीएस होने के चांसेस हो सकते हैं। अब हम देखेंगे, देखो तो सबसे पहला ईपीएस और मोस्ट अर्लीस्ट ईपीएस। देखो क्वेश्चन क्या पूछेंगे? मोस्ट कॉमन ईपीएस, मोस्ट अर्लीस्ट ईपीएस, मोस्ट कॉमन ईपीएस और मोस्ट अर्लीस्ट ईपीएस। अगर क्वेश्चन पूछें विच इज द मोस्ट अर्लीस्ट ईपीएस, मोस्ट अर्लीस्ट, अगर मोस्ट अर्लीस्ट ईपीएस की बात करें तो विच इज द मोस्ट अर्लीस्ट ईपीएस? द मोस्ट अर्लीस्ट ईपीएस इज acute dystonia, acute dystonia, acute dystonia is the most earliest EPS। बट आप बोलेंगे सर हमें एग्जाम में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि क्वेश्चन ने सिम्टम दे रखे, लाइक इस क्वेश्चन में दे रखे सिम्टम, हम एग्जाम में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये पेशेंट एक्यूट डिस्टोनिया का है? तो कुछ हॉलमार्क साइन होते हैं क्या एक्यूट डिस्टोनिया? यस। पहला क्वेश्चन तो आपको क्या याद रखना है इसका? मोस्ट कॉमन। सेकंड क्वेश्चन आपको इसका क्या याद रखना है? एक्यूट डिस्टोनिया का। एक्यूट डिस्टोनिया का हॉलमार्क साइन क्या होता है? नेक स्टिफनेस, नेक स्टिफनेस, नेक स्टिफनेस, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? टॉर्टिकोलिस, टॉर्टिकोलिस, टॉर्टिकोलिस। ये क्या होता है? इसका एक हॉलमार्क सिम्टम हम बोल सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। यू डायरेक्टली गो एंड मार्क ऑन द एक्यूट डिस्टोनिया। ओके, अगर क्वेश्चन वन लाइनर में पूछ रहा है विच इज द मोस्ट अर्लीस्ट ईपीएस, देन यू ऑलवेज एंड ऑलवेज मार्क ऑन द एक्यूट डिस्टोनिया। एक और सिम्टम, अगर उसने नेक स्टिफनेस नहीं दे रखा है, एक और सिम्टम वो दे सकता है, लाइक अप्रोलिंग ऑफ द आईज, अप्रोलिंग, अप्रोलिंग ऑफ आईज। अगर आईज का अप्रोलिंग हो रहा है, यानी कि जो उसके आईज है उसको अप्रोलिंग कर रहा है, जिसको अपन बोल सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं ओक्यूलो, ओक्यूलो गायरिक क्राइसिस, oculogyric crisis. It is also a clue or it also hallmark sign for the acute dystonia.
ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे सर अगर एक्यूट डिस्टोनिया का क्वेश्चन आ गया और इसने ये पूछ लिया कि ट्रीटमेंट क्या दोगे उस पेशेंट को, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एक्यूट डिस्टोनिया पेशेंट, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा। तो इससे रिलेटेड मेरे पास एक आगे और क्वेश्चन है जिसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा, और उसमें एक सिम्टम भी दे रखा है, ठीक है। फिर एक और ईपीएस होता है, एक और ईपीएस है अकथीजिया, 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 अकथीजिया से क्वेश्चन हर बार नॉर्सेट में या आरआरबी में अकथीजिया से क्वेश्चन पूछता है, और वो डायरेक्टली जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें मैं नॉर्सेट में अपीयर होता उस समय और उसने अकथीजिया को डायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन किया था। उसने बोला एक पेशेंट है जो कभी उठ रहा है, कभी चल रहा है, कभी बैठ रहा है, यानी वोकिज्म एंड टोकिज्म हो रहा है, वोकिज्म एंड टोकिज्म हो रहा है, तो उस पेशेंट को क्या हो रखा है, ठीक है। तो अकथीजिया से आपको क्वेश्चन क्या याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकथीजिया से आपको क्वेश्चन क्या याद रखना है, पहला क्वेश्चन, अकथीजिया इज द मोस्ट कॉमन ईपीएस, इट इज द मोस्ट कॉमन ईपीएस, ये सबसे ज्यादा होने वाला ईपीएस होता है। मोस्ट अर्लीस्ट पूछे तो एक्यूट डिस्टोनिया, मोस्ट कॉमन पूछे तो अकथीजिया, एंड अकथीजिया इज आल्सो नोन एज, अकथीजिया को और किस नाम से जाना जाता है, अकथीजिया को और लाइक इट इज आल्सो नोन एज वोकिज्म, वोकिज्म एंड टोकिज्म, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। वोकिज्म एंड टोकिज्म मींस पेशेंट कभी उसको, पेशेंट इज अनेबल टू डिसाइड दैट उसको बैठना है या फिर चलना है, वो डिसाइड नहीं कर पाएगा, दैट्स इसको बोलते हैं वोकिज्म एंड टोकिज्म। सो ये हो गया अकथीजिया के बारे में। फिर पूछेंगे ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द अकथीजिया, देन ड्रग ऑफ चॉइस इज बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अकथीजिया। लाइक फॉर एग्जांपल विच बीटा ब्लॉकर, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कौन से टाइप का बीटा ब्लॉकर, इट्स अ सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर एंड नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, तो देन इट्स नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। एंड विच इज द ड्रग विच इज प्राइमरली यूज्ड फॉर द अकथीजिया, दैट इज द प्रोप्रानोलोल। कौन सा ड्रग होता है, प्रोप्रानोलोल। जैसे आपने सुना होगा मेटाप्रोलोल होता है, प्रोप्रानोलोल होता है, तो मेटाप्रोलोल यूज नहीं करते मोस्ट प्राइमरी, बिकॉज सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव आप फार्माकोलॉजी के अंदर आप पढ़ते हैं। सो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जो होता है प्रोप्रानोलोल मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं अकथीजिया के अंदर। ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें लाइक थर्ड ईपीएस जिसको बोलते हैं ट्रेडियो डिस्काइनेशिया। अब ट्रेडियो डिस्क मैं आपको ऐसे वर्बली बता देता हूँ बिकॉज हमें एमसीक्यू पे वापस जाना है। तो ट्रेडियो डिस्काइनेशिया कौन सा होता है, ट्रेडियो डिस्काइनेशिया में ये होता है थोड़ा लेट आता है, बट उसमें क्या करता है पेशेंट टंग प्रोट्रूड करता है, तो अपनी जो टंग है उसको बाहर निकाल देता है, प्रोट्रूड कर देता है, और लिप स्मैकिंग करता है, लिप स्मैकिंग या टंग प्रोट्रूजन करता है। बोथ आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर द ट्रेडियो डिस्काइनेशिया, ट्रेडियो डिस्काइनेशिया, ओके। देन उसके बाद बात है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंस सिंड्रोम, एनएमएस। एक आता है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम एनएमएस, एक आता है ट्रेडियो डिस्काइनेशिया, ट्रेडियो डिस्काइनेशिया। सो ट्रेडियो डिस्काइनेशिया के बारे में मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज अ ट्रेडियो डिस्काइनेशिया, ओके। अगर पेशेंट टंग प्रोट्रूड कर रहा है या फिर लिप स्मैकिंग कर रहा है, बिकॉज ये लेट है, थोड़ा लेट सिम्टम आता है, ठीक है, तो ट्रेडियो डिस्काइनेशिया हो गया। देन एनएमएस न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, इससे क्वेश्चन क्या आएगा, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम इज द मोस्ट डेंजरस जो ईपीएस होता है वो कौन सा होता है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, योर फर्स्ट क्वेश्चन। देन व्हाट इज योर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज योर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एनएमएस, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा एनएमएस के लिए, डीओसी क्या रहेगा, बिकॉज यहां से क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एनएमएस, देन योर ड्रग ऑफ चॉइस डेंड्रोलिन, डेंड्रोलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एनएमएस। आप बोलेंगे सर हाउ टू आइडेंटिफाई, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि पेशेंट को एनएमएस हो रहा है, व्हाट आर द लाइक सिम्टम्स, क्लू और हॉलमार्क साइन फॉर द एनएमएस, देन द हॉलमार्क साइन फॉर द एनएमएस इज द फीवर, मैलिग्नेंट फीवर, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होगा उसको, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया मींस उसको मोर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड उसको क्या रहेगा, फीवर रहेगा, ठीक है। ये एक पहला हॉलमार्क साइन हो गया। और दूसरा क्या रहेगा, उसको उस पेशेंट को
मे बी पेशेंट इज ऑन डिसओरिएंटेशन, उसको डिसओरिएंटेशन रह सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसके अंदर जो एक एंजाइम इंक्रीज मिलेगा उसका नाम होता है सीपीके, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज का लेवल इंक्रीज मिलेगा। जिस किसी भी क्वेश्चन में अगर ये मेंशन है और वो एंटीसाइकोटिक से एलोपेरिडोल पे है और उसको फीवर है या फिर उसको सीपी के लेवल रेज्ड है, डायरेक्टली यू शुड मार्क ऑन द एनएमएस, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ओके, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनएमएस इज द डेंड्रोलिन। ओके, सो अब क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, अब देखिए उस पेशेंट को क्या है, फीवर है, डिसओरिएंटेशन है एंड सीपी के लेवल इंक्रीज हो रखा है। अब आपको पता लग गया पेशेंट को फीवर है, डिसओरिएंटेशन है एंड सीपी के लेवल इंक्रीज है, ठीक है। अब देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए, अब एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज कैसे किया, आई विल टेल लेटर। ओके, तो ये तीन कंबाइंड सिम्टम आपको क्या शो कर रहे हैं, एनएमएस शो कर रहे हैं, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। तो योर राइट आंसर डायरेक्टली इज द एनएमएस, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। बट आप ये देखना वायरल एंसेफेलाइटिस के बीच में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होंगे, बिकॉज आप डायरेक्टली इसको तो एक्सक्लूड कर दीजिए एक्यूट डिस्टोनिया, बिकॉज मैंने आपको बताया अभी एक्यूट डिस्टोनिया तब हम मार्क करेंगे जब क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन हो, लाइक नेक स्टिफनेस, अप्रोलिंग ऑफ द आईज। अगर नेक स्टिफनेस, अप्रोलिंग ऑफ द आईज अगर ये मेंशन है, देन यू मार्क ऑन द एक्यूट डिस्टोनिया, एक्यूट डिस्टोनिया। ओके, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम इसका राइट आंसर हो गया। वायरल एंसेफेलाइटिस कंफ्यूज क्यों होते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बिकॉज उनको ये लगता है कि इसमें एग्जामिनर ने इंक्रीज ल्यूकोसाइड काउंट, यानी डब्ल्यूबीसी काउंट उसने इंक्रीज लिख रखा है। नहीं, डब्ल्यूबीसी काउंट ओनली इंक्रीज होना वायरल एंसेफेलाइटिस का मार्कर नहीं है। ओनली डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज होना इज नॉट ए indicator for the viral encephalitis. It may be other problem also, because normally in case of normal infection WBC count may be increased because of our immune response. Okay, ट्रेड्यूडिस्काइनेसिस का राइट आंसर नहीं होगा, बिकॉज ट्रेड्यूडिस्काइनेसिस के अंदर वो मेंशन करेगा, अगर सिम्टम मेंशन करेगा तो मेंशन करेगा टंग प्रट्यूड करना, लिप स्मैकिंग करना, ठीक है, जैसे लिप्स को अंदर बाहर करना, लिप स्मैकिंग करना, ये सारे सिम्टम मेंशन करेगा। तो आप क्या मार्क करोगे, ट्रेड्यूडिस्काइनेसिया। गॉट इट, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब इससे हम और क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से हम बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में क्या मेंशन है, हेलोपेरिडोल मेंशन है। हेलोपेरिडोल से क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, ये एक ऐसी ड्रग है, हेलोपेरिडोल इज द टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, बट मैक्सिमम ईपीएस है वो किस में देखने को मिलता है, हेलोपेरिडोल के अंदर। ये भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम ईपीएस किस में देखने को मिलता है। अगर टिपिकल की में भी बहुत सारी ड्रग होती है, हेलोपेरिडोल होती है, क्लोरप्रोमोजिन होती है, ठीक है, ये बहुत सारी ड्रग्स होती है जो कि क्या होती है, टिपिकल होती है। लेकिन टिपिकल में भी सबसे ज्यादा किसके ईपीएस होते हैं, हेलोपेरिडोल के। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चंस निकाल सकते हैं इसमें से हम लोग, लाइक अब अगर सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है तो आपने देखा होगा सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स के अंदर हम आगे और भी क्वेश्चंस डील करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक 40 ईयर, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल अंडरस्टैंड करना है। आप क्वेश्चन को टाइम दीजिएगा, क्वेश्चन आपका टाइम बना देगा। आई गारंटी, आई फेल्ट दिस, मतलब मैंने फेल किया इसको। अगर आप क्वेश्चन को टाइम देंगे, बिकॉज यू डोंट हैव टू बी गो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लाइक आज मैंने 500 कर लिए या फिर 200 कर लिए, डजेंट मैटर द नंबर, यू शुड गो ऑन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन एंड द कॉन्सेप्ट। ओके, इफ यू रन बिहाइंड द कॉन्सेप्ट, योर सिलेक्शन श्योर, ठीक है। बिहाइंड द नंबर्स मत भागिएगा, ठीक है। आप इसको आप अच्छे से ब्रेक कीजिए, देन यू शुड गेन आप, बिकॉज एग्जामिनर में एग्जाम के अंदर क्या होगा, कॉन्सेप्ट्स काम आएगा। ओके, अब देखिए 40 ईयर ओल्ड का मेल पेशेंट है, सस्पिशियस है। अब देखो पहले उसने क्वेश्चन में दे दिया सस्पिशियस है दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिम। वो सस्पिशियस मत संदेह है जिसको बोलते हैं, सस्पिशियस में कि पीपल्स, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं एंड स्पाइंग ऑन मी हिम, और वो ऐसे कंप्लेन करेगा कि वो स्पाइंग कर रहे हैं मेरे ऊपर, लाइक वो प्लानिंग कर रहे हैं मेरे बारे में। या फिर क्वेश्चन ऐसा आएगा, या फिर क्वेश्चन आएगा कि पेशेंट ये कंप्लेन कर रहा है कि मेरे नेबर है, मेरे फैमिली मेंबर है, वो मेरे को मारने का प्लानिंग बना रहे हैं, दीज पीपल आर प्लानिंग टू किल मी, या दीज पीपल आर प्लानिंग टू मर्डर मी। ऐसी लैंग्वेज अगर क्वेश्चन में शो होती है, या फिर क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि लाइक आपको पेशेंट ये कंप्लेन करेगा, एक्चुअल में ऐसा चीज ऐसी होती नहीं है, बट क्वेश्चन में पेशेंट
आपको ये कंप्लेन करेगा कि पुलिस मेरे को फॉलो कर रही है, पुलिस इज फॉलोइंग मी। सो ऐसी कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो आप डायरेक्टली ये देखना कि सस्पिशियस हो रहा है, ठीक है। फिर आपको देखना है डिस्पाइट बीइंग ट्राइड टू कन्विंस दैट फैमिली मेंबर दैट नो मच थिंग्स इज हैपनिंग, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये है क्या एक्चुअली, आपको ये देखना है बिकॉज डिस्पाइट उसको पूरा इंश्योर कर दिया गया है, ठीक है, उसको कन्विंस कर दिया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वो ऐसा सोच रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो आपने सुना होगा एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम देखते हैं डिल्यूजन के बारे में, आप देखते होंगे डिल्यूजन। हम इस क्वेश्चन के थोड़ा अंदर तक जाएंगे डिल्यूजन के बारे में। तो अगर डिल्यूजन के बारे में हम लोग पढ़ें तो सबसे पहले आपको पहले अगर हम जैसे आप पहले पुराने आज से 5-10 साल पहले क्वेश्चन कैसे आते थे, डिल्यूजन इज द डिसऑर्डर ऑफ, ऐसा क्वेश्चन आता था, डिल्यूजन इज द डिसऑर्डर ऑफ। तो उसमें पहला ऑप्शन था परसेप्शन, दूसरा ऑप्शन था होता था थॉट, तीसरा ऑप्शन इमोशन, चौथा ऑप्शन इंसाइट या मेमोरी, ऐसा कुछ हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, डिल्यूजन इज द डिसऑर्डर ऑफ द थॉट। बट नाउ क्वेश्चन आस्क डिल्यूजन इज द डिसऑर्डर ऑफ, सेम क्वेश्चन है डिल्यूजन इज डिसऑर्डर ऑफ। तो पहला थॉट हो गया, सेकंड आपका क्या रहेगा इमोशंस, एंड थर्ड ऑप्शन क्या रह जाएगा परसेप्शन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिल्यूजन को कंफ्यूज कर लेते हैं थॉट और परसेप्शन के बीच में, ठीक है। एंड देन फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा, मेमोरी ले लिया, मेमोरी या फिर इंसाइट ले लिया, कुछ भी ले लिया। सो इसका एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल एमसीक्यू थॉट हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में ऑप्शन उसने चेंज कर दिए, और ऑप्शन में पहले दे दिया डिल्यूजन इज द डिसऑर्डर ऑफ, पहला दे दिया फॉर्म ऑफ थॉट। 100% इस क्वेश्चन के अंदर पेशेंट को डिल्यूजन हो रखा है, लेकिन कौन सा डिल्यूजन हो रखा है ये हमें देखना है अभी, ठीक है। बिकॉज इसमें हेलुसिनेशन भी ऑप्शन में दे रखा है, डिसऑर्डर ऑफ थॉट भी दे रखा है, एंड डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन भी दे रखा है। सो हम थोड़ा सा देखते हैं, वी हैव टू बी ब्रेक द एमसीक्यू नाउ, ओके, एंड देन वी हैव टू बी रीच द और एक्चुअल आंसर। सो फर्स्ट अब मैं थोड़ा सा बेसिक से आपको बताता हूँ। पहले क्वेश्चन ऐसे आते थे डिल्यूजन इज द डिसऑर्डर ऑफ थॉट, मूड, इमोशंस, परसेप्शन, मेमोरी या इंसाइट, कुछ भी हो गया तो सिंपल आंसर दैट इज अ थॉट, डिल्यूजन इज डिसऑर्डर ऑफ द थॉट। बट अभी अगर क्वेश्चन आएगा तो मॉडिफाइड हो आएगा, तो ऐसे अगर डिफिकल्ट बनाना होगा तो, या फिर वन लाइनर में अगर क्वेश्चन पूछेगा अभी के ट्रेंड में तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा डिल्यूजन इज द डिसऑर्डर ऑफ फॉर्म ऑफ थॉट, देन पूछेगा फ्लो ऑफ थॉट, देन आपको पूछेगा कंटेंट ऑफ थॉट, देन क्वेश्चन पूछेगा पोजीशन ऑफ थॉट। सो अभी देखो क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो गया, अभी वो सिंपल एमसीक्यू नहीं रहा, अब डिल्यूजन इज डिसऑर्डर ऑफ, क्वेश्चन सेम है बट ऑप्शन में चारों के अंदर थॉट मेंशन है, बट कौन सा थॉट का डिसऑर्डर डिल्यूजन, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। सो डिल्यूजन इज द डिसऑर्डर ऑफ द कंटेंट ऑफ थॉट। डिल्यूजन किसका डिसऑर्डर है, कंटेंट ऑफ थॉट का है। फॉर्म ऑफ द थॉट का अलग डिसऑर्डर्स होता है, जिसको अपन फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर बोलते हैं, जो कि सिजोफ्रेनिया के अंदर एक हॉलमार्क साइन या फिर कैरेक्टरिस्टिक साइन देखने को मिलता है। आपने देखा होगा डिरेलमेंट हो गया, ट्रांजेंशियलिटी, सर्कमस्टेंशियलिटी, नियोलॉगिज्म, ओके, ये सारी चीज़ें क्या होती है, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में आती है। फ्लो ऑफ थॉट के अंदर क्या आता है, फ्लो ऑफ थॉट के अंदर स्ट्रीम ऑफ थॉट जिसको बोलते हैं, थॉट कैसे फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम कैसे कर रहे हैं। फॉर्म ऑफ द थॉट का मतलब होता है कि थॉट बना कैसे, ठीक है। फ्लो ऑफ थॉट के अगर हम फ्लो ऑफ थॉट की बात करें तो उसके ऊपर फ्लाइट ऑफ आइडियाज आएंगे, इनिबिशन ऑफ आइडियाज आएंगे। कंटेंट ऑफ थॉट के अंदर डिल्यूजन आएगा। पोजीशन ऑफ थॉट के ऊपर, पोजीशन ऑफ थॉट के अंदर थॉट ब्रॉडकास्टिंग, थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉल, ये सारी चीज़ें आती हैं, दैट इज द पोजीशन ऑफ थॉट। या फिर हम लोग अब देखिए ध्यान से देखना, या फिर हम लोग ये डिलीजन के बारे में अगर हम डील करते हैं तो डिलीजन भी अलग अलग टाइप का होता है, डिलीजन ऑफ परसिक्यूशंस, डिलीजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, और डिलीजन ऑफ जेलेसी, डिलीजन ऑफ गिल्ट, डिलीजन ऑफ लव, डिलीजन ऑफ लव दैट इज नॉन एज डी कलराम्बार्ड सिंड्रोम, कोटार्ड सिंड्रोम,
okay, Othello syndrome, and then delusion of misidentification, एंड देन इसके अंदर हम फ्रेगोली सिंड्रोम, कैपग्रास सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं. ऑल आर द टाइप्स ऑफ द डिल्यूजन. तो उससे पहले हमें ये डील करना पड़ेगा व्हाट इज द डिल्यूजन. डिल्यूजन किसका डिसऑर्डर हमने डील कर लिया. नाउ वी हैव टू डील व्हाट इज द डिल्यूजन. डिल्यूजन क्या है. बिकॉज कभी भी डिल्यूजन के अंदर से अगर क्वेश्चन आए तो आप छोड़ ना पाओ क्वेश्चन को. तो अब नाउ वी हैव टू डील व्हाट इज द डिल्यूजन. ओके. बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने देखा है, दे आर नॉट एक्चुअली, दे आर नॉट गिव द रॉन्ग डेफिनेशन बट दे गिव द इनकम्प्लीट डेफिनेशन. मैं आपको आई विल प्रूव राइट नाउ, मैं आपको प्रूव करूंगा कि कैसे इनकम्प्लीट देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज, आप हम लोग सारे क्या पढ़ते हैं डिल्यूजन को. डिल्यूजन, व्हाट इज डिल्यूजन. डिल्यूजन क्या है. आप मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्राइटेरियाज होता है डिल्यूजन के, लाइक कुछ क्राइटेरियाज होता है. ठीक है. अब वो क्राइटेरियाज क्या होता है डिल्यूजन के बारे में. जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट आपके पास आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास आ रहा है, वन पेशेंट इज कमिंग टू यू एंड आपको आके बोल रहा है कि सर मैं रणवीर कपूर से, या फिर एक लड़की आपके पास से बोल रही है मैं दीपिका पादुकोण से ज़्यादा सुंदर दिखती हूँ. हो सकता है. तो एक फॉल्स, एक तो फॉल्स, एक फर्म, अनसेकेबल. अनसेकेबल, फॉल्स, फर्म एंड अनसेकेबल बिलीफ. लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया कौन सा. क्राइटेरिया नंबर 3. ध्यान से सुनना बिकॉज दिस इज योर क्वेश्चन एक्चुअली. दिस इज योर क्वेश्चन. और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था एक बार. मैं आई विल टेल यू व्हाट इज द क्वेश्चन. ओके. सो फॉल्स, फर्म, अनसेकेबल बिलीफ. लेट्स टेक द एग्जांपल. एक पेशेंट, एक आपके पास एक फीमेल आई है एंड वो बोल रही है कि मैडम यस सर मैं दीपिका पादुकोण से ज़्यादा सुंदर दिखती हूँ. अपन बोला ठीक है, हो सकता है, इट्स मे बी पॉसिबल दीपिका पादुकोण से ज़्यादा कोई सुंदर दिखता हो. लेकिन आपने जब देखा और कंपेयर किया, आपने उसको बोला कि नहीं नहीं आप दीपिका पादुकोण से ज़्यादा सुंदर नहीं दिखते, बिकॉज आप डायरेक्टली उसको देख रहे हो कि आप दीपिका पादुकोण से ज़्यादा सुंदर नहीं दिखते. लेकिन बोल रही नहीं नहीं मैं दीपिका पादुकोण से ज़्यादा सुंदर दिखती हूँ. फॉल्स. फर्म, वो एकदम अटकी हुई इसके ऊपर कि मैं दीपिका पादुकोण से ज़्यादा सुंदर दिखती हूँ. तो मैं क्या करूँगा, मैं एक दीपिका पादुकोण की फ़ोटो लूँगा, ठीक है, और उसको मिरर दूंगा. ध्यान से सुनना. मैं दीपिका पादुकोण की फोटो लूंगा और मैं उसको एक मिरर दूंगा. मैं बोलूंगा अभी आपका फेस इस मिरर के अंदर देखो एंड दीपिका पादुकोण का फोटो देखो. अब देखो कौन ज्यादा सुंदर है. यानी कि मैंने क्या दिया एविडेंस. मैंने उसको क्या दिया, एविडेंस दिया. आई गेव एविडेंस टू द पेशेंट. डिस्पाइट दैट एविडेंस पेशेंट बोल रहा है नहीं मैं ही दीपिका पादुकोण से ज्यादा सुंदर हूं. इट मीन्स डिस्पाइट एविडेंस, या फिर एविडेंस को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, दैट इज नोन एज अनसेकेबल बिलीफ. उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं अनसेकेबल बिलीफ्स. ओके. सो अनसेकेबल बिलीफ. थर्ड क्राइटेरिया मोस्ट इंपोर्टेंटली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स क्या कर रहा है, इन दो क्राइटेरिया को इंक्लूड करके डिलीजन की डेफिनेशन बना रहा है. मोस्टली आई एम टेलिंग मोस्टली, बट एक्चुअल में क्या है, थर्ड क्राइटेरिया मिस हो जाता है, मिस कर देते हैं. बट अब मैं क्या करूंगा, फिर भी वो मान नहीं रही है, फिर भी वो बोल रही है कि मैं ही दीपिका पादुकोण से ज़्यादा सुंदर हूँ. देन मैं क्या करूँगा, मैं उसकी जहाँ से वो बिलोंग करती है, मैं वहाँ पे जाऊँगा. लाइक कोई विलेज, कोई टाउन, कोई सिटी, जहाँ से भी वो बिलोंग करती है, मतलब मैं सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड के अंदर जाऊँगा और वहाँ पूरे मैं गाँव में जाके पूछूंगा क्या आपकी ये बेटी है या ये जो लड़की है क्या दीपिका पादुकोण से ज़्यादा सुंदर दिखती है. अगर अब लिसन, यहाँ पे ट्विस्ट है. और व्हाट इज अ ट्विस्ट. अब देखो डिल्यूजन की डेफिनेशन ये बोलती है नॉट सपोर्टेड बाय सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड. सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, नॉट सपोर्टेड बाय सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड. अगर वो लोग, मैं अगर उसके गांव चला गया और गांव में जाकर के बोला मैंने कि आपकी लड़की क्या दीपिका पादुकोण से
वाकई में रियली सी लुक ब्यूटीफुल देन द दीपिका पादुकोण. इफ होल फैमिली, इफ होल विलेज टेल नो 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 नो, ये दीपिका पादुकोण से ज़्यादा सुंदर नहीं दिखती, इट मीन्स नॉट सपोर्टेड बाय सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, इट मीन्स दिस इज द डिल्यूजन. बट वो सारे गांव वाले बोल रहे हो कि नहीं यही दीपिका पादुकोण से ज़्यादा सुंदर दिखती है, पूरे गांव वाले देख बोल रहे, पूरे गांव वाले बोल रहे हो, इट मीन्स सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड उसको सपोर्ट कर रहा है, इट मीन्स सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड उसको सपोर्ट कर रहा है, देन दिस इज नॉट डिल्यूजन. दिस इज नॉट डिल्यूजन, वो डिल्यूजन नहीं है. देन दिस इज नॉट डिल्यूजन, डिल्यूजन नहीं है वो, उसको अपन क्या बोलते हैं, अंधविश्वास. वो क्या है, अंधविश्वास है. देन दिस इज नॉट डिल्यूजन. अगर वो सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड उसको सपोर्ट करता है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल उसको सपोर्ट करता है, इफ द डिल्यूजन इज सपोर्टेड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज नॉन एज अंधविश्वास. उसको क्या बोल सकते हैं हम, अंधविश्वास. अंधविश्वास. ठीक है, तो यहां से थर्ड क्राइटेरिया से हमारी डिल्यूजन की डेफिनेशन ही चेंज हो गया. डिल्यूजन का डेफिनेशन चेंज हो गया. अगर वो सपोर्ट कर रहा है इट मीन्स वो डिल्यूजन नहीं है, वो डिल्यूजन नहीं है, वो क्या है, अंधविश्वास है. बिकॉज अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक मैं गांव में, किसी गांव में गया और वहाँ पे एक लड़का ये बोल रहा है कि गांव के बाहर जो पेड़ है वहाँ पे भूत रहते हैं. गांव के बाहर जो पेड़ है उसमें कौन रहता है, भूत रहता है. मे बी हो सकता है, मे नॉट भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है. बट वो हमने सारी कुछ समझा है, लेकिन वो फिर भी नहीं, फॉल्स एंड अनसेकेबल है. लेकिन मैं उसके गांव में गया और गांव वाले से पूछा कि रियली क्या उस पेड़ पे भूत रहते हैं जो आपके विलेज के बाहर है. अगर गांव वाले बोल रहे हैं यस रहते हैं, भूत रहता है, देन इट्स अंधविश्वास. वो क्या एक अंधविश्वास है. बट गांव वाले बोल रहे नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, कोई भूत भूत नहीं रहता, देन इट्स नॉट सपोर्टेड बाय सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, देन दिस इज द डिल्यूजन. नथिंग मोर, नथिंग लेस. ओके, अब देखिए हम क्वेश्चन पे जाते हैं. अब देखिए, अब डिल्यूजन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है. लाइक डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, मोस्ट कॉमन डिल्यूजन. अगर क्वेश्चन पूछे विच इज द मोस्ट कॉमन डिल्यूजन आउट ऑफ ऑल द डिल्यूजन, देन डिल्यूजन ऑफ द परसिक्यूशन इज द मोस्ट कॉमन डिल्यूजन. ओके, देन डिल्यूजन ऑफ गिल्ट. डिल्यूजन ऑफ गिल्ट में क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वर्बली. डिल्यूजन ऑफ गिल्ट में क्या होता है, लाइक कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रास्ते में जा चल रहा हूँ, ठीक है, और सडनली मेरे उस साइड में किसी बाइक का एक्सीडेंट हो गया और मैं परेशान हो रहा हूँ कि ये बाइक का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है. ये बाइक का एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है. तो ये क्या डिल्यूजन ऑफ गिल्ट है. और डिल्यूजन ऑफ गिल्ट किसमें देखने को मिलता है, डिप्रेशन के अंदर. ठीक है, कुछ सिंड्रोम्स होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक ओथेलो सिंड्रोम. ओथेलो सिंड्रोम में क्या होता है, पैथोलॉजिकल जेलेसी, जिसको ओथेलो सिंड्रोम इज आल्सो नोन एज ओथेलो सिंड्रोम. ओथेलो सिंड्रोम में क्या होता है कि उसको डिल्यूजन ऑफ पैथोलॉजिकल जेलेसी होती है, लेकिन अपने पार्टनर के साथ होती है. उसको ऐसे लगता है कि मेरा जो पार्टनर है, लाइक मे बी इट्स वुमेन और मे बी इट्स लाइक गर्ल और बॉय, कोई भी हो सकता है. लाइक लड़के को ऐसा लगता होगा कि मेरी वाइफ है या मेरी जो पार्टनर है वो किसी और के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर लड़की को ऐसा लगता है कि मेरा जो हस्बैंड है या जो मेरा जो पार्टनर है उसका किसी और के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है. एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, तो उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल जेलेसी. दिस इज ऑल्सो नॉन एज ओथेलो सिंड्रोम. दिस इज ऑल्सो नॉन एज ओथेलो सिंड्रोम. एक सिंड्रोम और होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज द कोटार्ड सिंड्रोम. दैट इज द कोटार्ड सिंड्रोम. व्हाट इज द कोटार्ड सिंड्रोम. कोटार्ड सिंड्रोम के अंदर एक्चुअली में क्या होता है, पेशेंट को ऐसे लगेगा लाइक आपको आके बोलेगा सर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी लॉस. कोटार्ड में एक्चुअली में इसको अपन बोलते हैं निहिलिज्म. निहिलिज्म मतलब नील. नील मतलब एवरीथिंग लॉस्ट. नील का मतलब होता है एवरीथिंग लॉस्ट. वो बोल देगा सब कुछ खत्म होने वाला है, एवरीथिंग गोइंग टू बी लॉस्ट. बाढ़ आने वाली है, भूकंप आने वाला है, सब लोग मरने वाला है, मेरा इंटेस्टाइन रोटेट होने वाला है, एवरीथिंग गोइंग टू बी डैमेज, सब खत्म होने वाला है. निहिलिज्म, नील यहाँ पे इसको बोलते हैं नेगेशन, डिल्यूजन ऑफ नेगेशन या डिल्यूजन ऑफ नेगेशन. यहाँ पर अपन इसको बोलते हैं कोटार्ड सिंड्रोम. कोटार्ड सिंड्रोम या उसको अपन क्या बोलते हैं, कोटार्ड सिंड्रोम बोलते हैं. एक और सिंड्रोम होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डिल्यूजन ऑफ लव. डिल्यूजन ऑफ लव. डिल्यूजन ऑफ लव में क्या होता है, अब देखो आप
आपको एक अगेन फिर एक आपको, आप जैसे रास्ते में जा रहे हो और आपको एक भिखारी मिला, लाइक जो भिखारी जो होते हैं वो बेगर आपको मिला और आपको बोल रहा है कि आ, सर एक्चुअली में मेरे को दीपिका पादुकोण एक्चुअली मेरे से बहुत प्यार करती है। वो बोलेगा दीपिका पादुकोण मेरे से बहुत ही प्यार करती हैं एंड वो मेरे से मिलना भी चाहती हैं। आपने बोला अच्छा ऐसी बात है, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी बात। आपने बोला कोई प्रूफ बताइए, आप आपको दीपिका पादुकोण ने लाइक कुछ लेटर वगैरह लिखा हो। वो बोल रही है लेटर तो लिखना लिखना चाहती है दीपिका पादुकोण, वो मेरे को लेटर लेटर भेजती भी है, सेंड करती है अपनी तरफ से, लेकिन बीच में से रणवीर सिंह आता है और उस लेटर को लेके चला जाता है, बट मेरे तक पहुंच नहीं पाता। बट एक्चुअल में दीपिका पादुकोण मेरे से बहुत प्यार करती है, बट एक्चुअल में ऐसा होता कुछ नहीं है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन मतलब लो सोशियो इकोनॉमिकल वाला पर्सन ये सोचेगा कि हायर सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस का कोई इंसान मेरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, मेरे से बहुत ज़्यादा लव करता है या प्यार करता है, उसको बोलता है डिल्यूजन ऑफ लव। या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं? फैंटेसी लवर सिंड्रोम, फैंटेसी लवर सिंड्रोम, फैंटेसी लवर सिंड्रोम। या फिर इसको एक और अपन बोल सकते हैं जिसका सिंड्रोम जिसको अपन बोलते हैं दैट इज द डी कलरम्बार्ड सिंड्रोम। डी कलरम्बार्ड सिंड्रोम, डी कलरम्बार्ड सिंड्रोम विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और डिलीजन आता है जिसको बोलते हैं डिलीजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन, डिलीजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन। मैं वर्बली बोलता हूँ, आप जरा अच्छे से सुनिएगा। डिलीजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? दो टाइप के सिंड्रोम्स आते हैं, एक आता है कोटार्ड सिंड्रोम और एक आता है फ्रेगोली सिंड्रोम। कोटार्ड एंड फ्रेगोली सिंड्रोम, हाँ एक बार फ्रेगोली से भी क्वेश्चन पूछ रखा है, एक दो बार कोटार्ड से भी क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में क्या होता है फ्रेगोली, और आपको दो चीज़ें इसमें ध्यान रखना है। मैं इसको थोड़ा दूसरा स्लाइड पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअल में कोटार्ड सिंड्रोम जो होता है, कोटार्ड सिंड्रोम, उसमें उसमें क्या करेगा? जो फैमिलियर चीज़ होती है, फैमिलियर चीज़ होती है उसको रिप्लेस कर देगा अनफैमिलियर के साथ में, ठीक है। और ये बात, ये रूल याद रख लेना कोटार्ड के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हमेशा की तरह नॉर्मली उस एक हस्बैंड है, वो रोजाना हमेशा ड्यूटी जाता है अपने ऑफिस एंड शाम को वापस घर पे आता है, ठीक है। और जैसे ही वो घर पे आता है उसकी वाइफ, अब वाइफ वैसी बनी जैसे हमेशा होती है, वाइफ वैसी है। जैसे ही वो घर पे आता है, घर पे आके देखता है उसकी वाइफ की तरफ देखता है और वाइफ को बोलता है यू आर नॉट एक्चुअल माई वाइफ, यू आर नॉट एक्चुअल माई वाइफ। वाइफ अपने बेडरूम में जाता है और वाइफ को बोलता है तू मेरी वाइफ नहीं है, बिकॉज तू मेरे हॉस्पिटल की बॉस है जिसने मेरे वाइफ का रूप ले लिया है और मेरे पे कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन हो रहा है। यू आर नॉट माई वाइफ, यू आर रिप्लेसमेंट ऑफ माई हॉस्पिटल बॉस। फैमिलियर कौन थी? वाइफ। उसको अनफैमिलियर किसके साथ बना दिया? बॉस के साथ में। दैट इज नोन एज अ कोटार्ड सिंड्रोम, नथिंग मोर नथिंग लेस। सेकेंड एक और सिंड्रोम है डिलीजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन के अंदर, ये जिसका नाम है फ्रेगोली सिंड्रोम। फ्रेगोली सिंड्रोम, फ्रेगोली सिंड्रोम, फ्रेगोली सिंड्रोम में क्या होता है? अनफैमिलियर को वो फैमिलियर बना लेता है, अनफैमिलियर को क्या कर लेता है? फैमिलियर बना देता है। जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो ऑफिस में जाता है अपने, हमेशा ड्यूटी की तरह, एक हस्बैंड अपनी ड्यूटी पे ऑफिस में जाता है एंड वो ऑफिस में जाके जब वो खाना खाता है तो खाना खाते टाइम उसको वो कोई भी अननोन पर्सन आता है या फिर उसको देखता है कि दूर से एक बिल्ली आ रही है, तो बिल्ली के सामने देख के बोलता है दिस इज़ नॉट एक्चुअल कैट, ये एक्चुअल में कैट नहीं है, मेरी वाइफ है, ये मेरी वाइफ है, इसने कैट का फॉर्म ले रखा है, कैट का रूप ले रखा है, बट दिस इज़ नॉट माई एक्चुअल, ये एक्चुअल में कैट नहीं है, मेरी वाइफ है, ठीक है। तो उसने क्या किया? कैट यानी कि अनफैमिलियर, यानी कि कैट क्या है? बिल्ली क्या है? अनफैमिलियर। उसको फैमिलियर किसके साथ कर दिया? फैमिलियर किसके साथ कर दिया? वाइफ के साथ कर दिया। दैट इज नॉन एज फ्रेगोली सिंड्रोम। उसको क्या बोलते हैं? फ्रेगोली सिंड्रोम बोलते हैं। दैट इज नॉन एज फ्रेगोली सिंड्रोम, ठीक है। ये है डिलीजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन। अब एक और आप हमारा क्वेश्चन है लाइक डिलीजन ऑफ परसिक्यूशंस। डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन के अंदर क्या होता है? ध्यान से देखना हमारा जो क्वेश्चन है उसको। डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? इट इज द मोस्ट कॉमन,
मोस्ट कॉमन डिल्यूजन होता है। मोस्ट कॉमन डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशंस, पहला क्वेश्चन। सेकंड, इसका हॉलमार्क साइंस क्या होता है? आप कैसे पहचानोगे डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशंस को? इसमें देखने को मिलेगा कि सम स्पाइंग, ऐसा वर्ड आएगा स्पाइंग, कोई स्पाइंग कर रहा है आपके खिलाफ, साजिश रच रहा है। या फिर वो बोलेगा कोई लाइक माई नेबर आर प्लानिंग, मेरे नेबर्स हो गए या फिर मेरे घर वाले हो गए, मेरे फैमिली मेंबर हो गए जो मेरे को मर्डर करने का प्लानिंग कर रहे हैं, मर्डर करने का या फिर मेरे को मारने का, जो किल करने का मेरा प्लानिंग कर रहे हैं। या फिर इसमें क्वेश्चन आएगा पुलिस आर फॉलोइंग मी, मतलब सस्पिशियस बिहेवियर होगा उसका, यानी संदेह करेगा हर चीज के ऊपर, उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ओके, अब अपन क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। और अब देखिए इसमें क्या है? स्पाइंग, स्पाइंग है, ठीक है। बार बार कन्विंस कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको ऐसे लग रहा है, इट मींस उस पेशेंट को क्या डिल्यूजन है। लेकिन कौन सा डिल्यूजन है? स्पाइंग हो रहा है, इट मींस उसको डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। अगर डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन ऑप्शन में नहीं होता, देन राइट आंसर क्या जाता? डिल्यूजन ऑफ थॉट, डिसऑर्डर ऑफ थॉट। बिकॉज अल्टीमेटली इस पेशेंट को डिल्यूजन है, इस पेशेंट को क्या डिल्यूजन है। और डिल्यूजन के अंदर भी कौन सा डिल्यूजन है? डिल्यूजन है। और डिल्यूजन किसका डिसऑर्डर है? डिसऑर्डर ऑफ थॉट, यानी कि डिसऑर्डर ऑफ थॉट में डिल्यूजन आता है। डिल्यूजन भी किसका? कंटेंट ऑफ थॉट का डिसऑर्डर है। लेकिन मोर स्पेसिफिकली स्पीकिंग, देन इट्स डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, नथिंग मोर नथिंग लेस। अगर यहां से ये ऑप्शन में नहीं होता, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन ऑप्शन में नहीं होता, देन राइट आंसर क्या जाता? डिसऑर्डर ऑफ थॉट। हेलुसिनेशन कभी भी आंसर नहीं जाता, बिकॉज हेलुसिनेशन की कोई फीचर दे ही नहीं रखा है। हेलुसिनेशन किसका डिसऑर्डर है? परसेप्शन का। हेलुजन हो गया, हेलुजिनेशन हो गया, इल्यूजन हो गया, ये सारे किसके डिसऑर्डर है? परसेप्शन के डिसऑर्डर से, ठीक है। हेलुजिनेशन में होता क्या है? अब देखो हेलुजिनेशन की भी अलग अलग क्राइटेरियाज है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा कि मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये पढ़ा जाता है कि अब्सेंस ऑफ द स्टिमुलाई बोल दिया, हेलुजिनेशन हो गया। बट अब्सेंस ऑफ द स्टिमुलाई इज नॉट, अब्सेंस ऑफ द स्टिमुलाई की हेलुजिनेशन नहीं होता। ओनली हेलुसिनेशन के कुछ क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया होता है एब्सेंस ऑफ द स्टिमुलाई, फॉल्स परसेप्शन होना इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा पेन है, दिस इज द पेन। अब मेरा ये नॉर्मल परसेप्शन है, मेरा विजुअल परसेप्शन हो रहा है नॉर्मली कि ये ब्लैक पेन है। लेकिन मैं ऐसे ही उस ब्लैक पेन को पकड़ के बोलूं, अगर मैं ब्लैक पेन को पकड़ के बोलूं दिस इज द व्हाइट अम्ब्रेला, या फिर मैं इसको बोलूं दिस इज द ब्लैक अम्ब्रेला, स्टिमुलाई प्रेजेंट है लेकिन फॉल्सली परसीव हो रहा है, देन इट्स इल्यूजन। बट मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं ऐसे हाथ करके बोल रहा हूं दिस इज द ब्लैक अम्ब्रेला, दिस इज द ब्लैक अम्ब्रेला, हाथ में कुछ नहीं है। सो अब्सेंस ऑफ द स्टिमुलाई, फॉल्स परसेप्शन हो रहा है, देन इट्स अ हेलुसिनेशन। बट ये क्राइटेरिया हेलुसिनेशन का। हेलुसिनेशन के लिए और बहुत सारे क्राइटेरिया फुलफिल होना बहुत जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला क्राइटेरिया इन द एब्सेंस ऑफ द स्टिमुलाई, सेकंड क्राइटेरिया विविडिटी, विविड इन नेचर, विविडिटी होती है। विविडिटी का मतलब क्या होता है? एज रियल एज। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट क्लियरली आपको बोलेगा कि सर देखो वो आदमी खड़ा उधर, उसने ब्लैक पैंट पहन रखा है और ब्लैक टॉप कैप लगा रखा है, टाई लगा रखा है, इस कलर के जूते पहन रखे हैं, ऐसा ऐसा दिखता है, एवरीथिंग। ऑल्दो कोई भी आदमी नहीं खड़ा उधर, लेकिन वो पेशेंट आपको क्लियरली माइन्यूट टू माइन्यूट थिंग्स आपको डिटेयली डिस्क्राइब कर देता है, उसको बोलते हैं विविडिटी। ये क्या सारे क्राइटेरिया, मैं हेलुसिनेशन के बारे में बता रहा हूँ आपको, ये सारे क्या है क्राइटेरिया हेलुसिनेशन के। पहला क्राइटेरिया हेलुसिनेशन का इन द एब्सेंस ऑफ द स्टिमुलाई, सेकंड विविडिटी, एंड थर्ड क्राइटेरिया क्या रहेगा? व्हाट इज द थर्ड क्राइटेरिया? हेलुसिनेशन ऑलवेज एंड ऑलवेज अकर इन द आउटर स्पेस। हमेशा हेलुसिनेशन कहाँ होता है? आउटर स्पेस के अंदर होता है। आउटर स्पेस मींस ऑब्जेक्टिव स्पेस के अंदर होता है, कभी भी हेलुसिनेशन इनर स्पेस में नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आपके सामने आके बोल रहा है ना कि सर वो खड़ा, वो दिख रहा है आदमी मेरे को, ये आउटर स्पेस में हो गया है। लेकिन कोई भी पेशेंट आपको आके बोल रहा है कि सर जब मैं आंखें बंद करता हूं तब मेरे को कोई आदमी दिखाई देता है, दिस इज नॉट हेलुसिनेशन। रिमेंबर, ऑल्दो स्टिमुलाई इज एब्सेंट, although stimuli is absent here, but this is not hallucination because it's occurring in the inner space. So what is this? Then this is a pseudo hallucination, not a hallucination. ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, that's why I am telling, because ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फोर्थ क्राइटेरिया क्या है हेलुसिनेशन का? इट्स अकर ऑन देयर ओन, स्टॉप ऑन देयर ओन, मतलब अपना आप स्टार्ट होता है, अपना आप ही बंद हो जाता है। That is the for most important criteria to diagnose the
हेलुसिनेशन, अगर हेलुसिनेशन को आपको डायग्नोज करना है तो अलग अलग टाइप के हेलुसिनेशन होता है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन, टेक्टाइल हेलुसिनेशन, गेस्टेटरी हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, ओके, ऑडिटरी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। बट कुछ स्पेशल टाइप के भी हेलुसिनेशन होता है, लाइक हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन, हिप्नोपम्पिक हेलुसिनेशन। एक और हेलुसिनेशन होता है जिससे क्वेश्चन पूछा गया था, रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन जिसको बोलते हैं। अभी लास्ट टाइम INICT का एग्जाम हुआ था, नीट PG एम्स का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था जो कि हमारे भी पूछते हैं, रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। एंड रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन का अनदर नाम पूछा गया था, देन व्हाट इज द अनदर नेम फॉर द रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन? द अनदर नेम फॉर रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन सिनेस्थीसिया, सिनेस्थीसिया बोलते हैं उसको। एक और एल्यूजिनेशन होता है जो स्पेशल टाइप ऑफ एल्यूजिनेशन, कभी अगर एल्यूजिनेशन के क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे तो एल्यूजिनेशन की टाइप्स में अपन जाएंगे, तो उसमें टाइप्स में आता है एक फंक्शनल एल्यूजिनेशन, फंक्शनल एल्यूजिनेशन आता है, ठीक है। एंजाइटी डिसऑर्डर ये होने का कोई 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 नहीं, बिकॉज इसको तो आपको सबसे पहले आपको रूल आउट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है, एक पेशेंट है वो वार्ड के अंदर आता है, ध्यान से देखिए ना, क्वेश्चन को पढ़िए ना प्लीज। एक पेशेंट वार्ड के अंदर आता है एंड व्हेन आस्क व्हाट इज योर नेम, पेशेंट रिपीट द सेम सेंटेंस, मार्क द, देखो क्वेश्चन एक्चुअली में क्या, क्वेश्चन में कुछ बड़ा क्वेश्चन दे रहा है ना, उतना इजी होता है। कुछ वर्ड को आप अंडरलाइन कर लो, कुछ वर्ड को आप देख लो ना, तो आपका आप आंसर क्लियर है आपका आंसर। अगर कोई एक पेशेंट वार्ड के अंदर आया, आपने उसका नाम पूछा, आपने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछा, लेकिन वो रिपीट द सेम सेंटेंस बैक टू यू, मतलब देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। अगर आपने उसका व्हाट इज योर नेम, देन पेशेंट बोलेगा व्हाट इज योर नेम। आपने बोला व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम। आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, मीन्स आप जो सेंटेंस बोलोगे वो रिपीट बैक करेगा, व्हाट इज दिस, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, लिसन मी केयरफुली बिकॉज नाउ ट्विस्ट हियर। क्या ट्विस्ट है, पहला पहला तो ये क्वेश्चन दे रखा है कि आप क्वेश्चन पूछते हो, वो आपके क्वेश्चन को बैक रिपीट करता है। बट सेकंड मैं मेरी तरफ से एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। एक और पेशेंट है जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हो, बट वो रिप्लाई उसका सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पूछा व्हाट इज योर नेम, वो बोलेगा माय नेम इज राम। बोलेगा व्हाट इज योर फादर नेम, आपने बोला राम। कहाँ रहते हो, राम। क्या करते हो, राम। आपके फैमिली क्या करती है, राम। मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पे सेम आंसर दे, देन व्हाट इज दिस, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब देखो पेशेंट से पूछा मैंने, मतलब वर्बली पूछा। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है इको, दो वर्ड होते हैं, ध्यान से देखना। एक होता है इकोलेलिया, एक होता है इकोलेलिया, एक होता है इकोप्रेक्सिया, एक होता है इकोप्रेक्सिया, एक होता है वर्बिग्रेशन, एक होता है वर्बिग्रेशन, ठीक है। एक होता है थॉट प्रिजर्वेशन, थॉट प्रिजर्वेशन, थॉट प्रिजर्वेशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोस्ट ऑफ द साइन। और एक और वर्ड होता है कॉप्रोलेलिया एंड कॉप्रोप्रेक्सिया। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होता है। देखो अगर मैं जो भी क्वेश्चन, मतलब मैं वर्बली अगर मैं बोल रहा हूँ, वो सेम टू सेम मेरे को रिपीट बैक कर रहा है, यानी रिपीटेशन हो रहा है सेम टू सेम वर्बल का, वर्बल चीज को अगर वो रिपीट कर रहा है, सेम टू सेम रिपीट कर रहा है, देन इट्स इकोलेलिया। उसको क्या बोलते हैं, इकोलेलिया बोलते हैं। व्हाट इज दिस, इकोलेलिया। बट अगर वो मेरे एक्शंस को, यानी मेरे मोटार एक्शन को रिपीट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हाथ ऐसे घुमाया, पेशेंट भी हाथ ऐसे करेगा। मैं हाथ नीचे किया, पेशेंट हाथ ऐसे नीचे करेगा। मैंने उसको मुट्ठी बनाया, वो भी ऐसे करेगा। मीन्स जो मूवमेंट मैं करूंगा सेम टू सेम पेशेंट रिपीट करेगा, उसको बोलता है इकोप्रेक्सिया। जो मैं बोलूंगा सेम टू सेम पेशेंट रिपीट बैक करेगा, उसको बोलता है इकोलेलिया। वर्बिग्रेशन, व्हाट इज द वर्बिग्रेशन? वर्बिग्रेशन का मतलब होता है पेशेंट अपने ही वर्ड्स रिपीट करता है, खुद के वर्ड्स, यानी ओन वर्ड्स। इसमें क्या होता है, अदर्स के रिपीट कर रहा है, मेरे रिपीट करेगा। वर्बिग्रेशन में पेशेंट खुद ही बोलेगा, खुद ही रिपीट करेगा, उसको बोलते हैं वर्बिग्रेशन। दैट इज नोन एज वर्बिग्रेशन, ओके, दैट इज नोन एज वर्बिग्रेशन। थॉट प्रिजर्वेशन का मतलब, ये क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थॉट प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? थॉट प्रिजर्वेशन का मतलब होता है
मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन मेरा रिप्लाई, पेशेंट का रिप्लाई एक ही रहेगा। पेशेंट का रिप्लाई क्या रहेगा? एक ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसको, पेशेंट को पूछूंगा व्हाट इज योर नेम, बोलेगा राम। व्हाट इज योर फादर नेम, नाम राम। व्हाट इज योर मदर नेम, राम। कहाँ रहते हो, राम। क्या करते हो, राम। मीन्स एक ही आंसर देना ऑन द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज नोन एज द थॉट प्रिजर्वेशन। ओके, व्हाट इज द कोप्रोलेलिया एंड कोप्रोप्रेक्सिया, रिपीट इसमें भी करता है। कोप्रोलेलिया में इसमें भी वर्बल रिपीट करता है। कोप्रोप्रेक्सिया में भी उसके अंदर एक्शंस, मोटार है, मोटार मूवमेंट रिपीट करता है। बट कोप्रोलेलिया के अंदर क्या करता है पेशेंट? वल्गर, वल्गर चीज रिपीट करता है। वल्गर चीज बार बार रिपीट करता है पेशेंट, उसको बोलता है कोप्रोलेलिया। और कोप्रोप्रेक्सिया में क्या होता है? वर्बल एक्शन करता है, वल्गर एक्शन करता है, वल्गर। जहां कोप्रो आ गया इस मतलब वल्गर, वल्गर या नॉन नॉन एक्सेप्टेबल वर्ड्स ऐसे बोलता है, रिपीट करता है। अगर एक्शन करता है कोप्रोप्रेक्सिया, वर्ड्स रिपीट करता है कोप्रोलेलिया। नथिंग मोर नथिंग लेस, बिकॉज इकोप्रेक्सिया हो गया, इकोलेलिया हो गया। अब देखिए सेम सेंटेंस बैक टू बैक रिपीट कर रहा है, इसका मतलब पेशेंट को क्या इको, पेशेंट को क्या इकोप्रेक्सिया, इकोलेलिया। इस पेशेंट को क्या इकोलेलिया। तो राइट आंसर क्या जाएगा इस पे? इसका राइट आंसर इज डी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो, अभी क्वेश्चन बहुत मतलब वो है, बहुत इजी है। लाइक लेबल एंड डिफरेंसेस क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दो चीज़ें आती है, आप ध्यान से देखना, दो चीज़ें आती है। बिकॉज लेबल एंड डिफरेंसेस सीन इन, ये रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछा है, रिपीटेटिवली बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं। तो अब लेबल एंड डिफरेंसेस होता है क्या एक्चुअली? इंडिफरेंसेस होता क्या है? लेबल इंडिफरेंसेस का मतलब क्या होता है? देखो दो चीज़ें होती है। एक होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कोई प्रॉब्लम हुआ, अगर मैं नॉर्मल हूँ, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक मेरे को सडनली क्या हुआ कि मेरे को, मेरा एक लेग्स में पैरालिसिस सा हो गया, यानी मेरा लेग्स एकदम सेंसेशन लॉस कर दिया। तो मैं कंसर्न हूँगा, मैं मैं इमीडिएटली इधर उधर जाऊंगा, लाइक ट्रीटमेंट लेने के लिए, या फिर मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। मतलब मैं एनजियस होऊंगा उस चीज़ को लेकर के, लाइक प्रॉब्लम हो गया कुछ ना कुछ। ओके, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया, मतलब मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो गया और मेरे को कुछ करना चाहिए। दैट इज़ द नॉर्मल थिंग। लाइक मेरा पैर सडनली काम करना बंद कर दिया, फिर सडनली नमनेस आ गया, सडनली उसके अंदर पैरालिसिस सा फील हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो मैं सडनली कंसर्न रहूंगा उसके लिए। ठीक है, बट इन लेबल इंटरफेरेंसेस में क्या होता है? सीरियस प्रॉब्लम्स को पेशेंट क्या कर रहा है? इग्नोर कर देता है। लाइक उसको लेग्स के अंदर पैरालिसिस हो गया और पेशेंट क्या कर रहा है? एकदम काम, एकदम शांति से बैठा है, कोई दिक्कत नहीं पेशेंट को। पेशेंट आराम से, कोई कंसर्न नहीं, कोई एंजियसनेस नहीं, कोई हॉस्पिटल में जाके दिखाना नहीं, एकदम आराम से बैठा है, उसको बोलता है लेबल इंडिफरेंसेस। अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा? ये सबसे, बिकॉज ये करेक्टरिस्टिक हॉलमार्क फाइंडिंग होती है किसकी? ये सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है? लेबल एंड डिफरेंसेस। तो सीन इन कन्वर्जन डिसऑर्डर, जो कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है उसमें देखने को मिलता है। अब कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या है? कन्वर्जन एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, एक हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है, एक कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है। एक्चुअल में क्या होता है? हाइपोकॉन्ड्रियासिस और कन्वर्जन डिसऑर्डर में डिफरेंस इतना ही होता है, बिकॉज डीएसएम फिफ्थ के अंदर, ठीक है, और आईसीडी 11 के अंदर इनकी इनकी थोड़ा थोड़ा उसके अंदर एक क्लासिफिकेशन से चेंज कर लिया गया। बट वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मोस्टली आपसे ये पूछे कन्वर्जन डिसऑर्डर और हाइपोकॉन्ड्रियासिस में, बिकॉज वो सिम्टम देख के पूछ लेगा कि उसको कन्वर्जन डिसऑर्डर या हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, तो आपको कैसे आइडेंटिफाइंग करना है? कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर पेशेंट ऑलवेज एंड ऑलवेज कम विद द सिम्टम्स। वो हमेशा आपके पास किसके साथ आएगा? सिम्टम के साथ आएगा। और सिम्टम्स कितने लेके आएगा? हर एक बॉडी से एक एक सिम्टम लेके, ऑर्गन से, लाइक 3-4 ऑर्गन से एक एक सिम्टम। लाइक वो जीआईटी से बोलेगा कि मेरे को वोमिटिंग सा हो रहा है, ईयर से बोलेगा मेरे को थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम है, ठीक है, यूरिनरी से बोलेगा मेरे को यूरिनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, हार्ट में बोलेगा मेरे को थोड़ा थोड़ा चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है, हेडेक भी हो रहा है। तो बहुत सारे सिम्टम्स, सिस्टम में से एक एक सिम्टम्स लेके आएगा। लेकिन क्या लेके आएगा? सिम्टम्स लेके आएगा आपके पास। आपको बोलेगा कि मेरे को ये सिम्टम्स आ रहे हैं,
आप जरा बताइए ना क्या बीमारी हो रखा है मेरे को, ठीक है। आप बोलेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज आप नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे, उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे कि उसको कोई प्रॉब्लम है नहीं एक्चुअली भी, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो आप बोलेंगे कि यू हैव नो प्रॉब्लम, देन पेशेंट गो टू द नेक्स्ट डॉक्टर, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए नेक्स्ट टाइप जाएगा। बट हाइपोकॉन्ड्रियोसिस में एक्चुअल में क्या होता है, पेशेंट ऑलवेज एंड ऑलवेज कम्स विद द डायग्नोसिस, रिमेंबर the most important difference, because in the conversion disorder patient come with the symptoms, but in the case of hypochondriasis patient come with the diagnosis already. patient बोलेगा, पेशेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास आएगा, बोलेगा मेरे को लंग कैंसर है, मेरे को लंग कैंसर है, मतलब डायग्नोसिस के साथ आया है, बोलेगा मेरे को लंग कैंसर है, नाउ टेल द ट्रीटमेंट, नाउ टेल द ट्रीटमेंट। आप बोलेंगे आपको लंग कैंसर नहीं है, वो बोलेगा ठीक है, आपको पता वता कुछ लगता नहीं है, नेक्स्ट डॉक्टर के पास जाएगा, बोलेगा मेरे को लंग कैंसर है, आप अच्छा ट्रीटमेंट रिकमेंड कीजिए। आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, आपको कुछ लंग कैंसर जैसा लगेगा नहीं, आप बोलेंगे नहीं नहीं आपको कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बोलेगा आपको भी कुछ नहीं आता। ऐसे ऐसे करके वो डॉक्टर चेंज करता रहेगा डायग्नोसिस के हाथ में। दैट्स व्हाई हाइपोकॉन्ड्रियोसिस को क्या बोलते हैं, डॉक्टर शॉपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉक्टर शॉपिंग्स। ओके, सो ये तो लाबेला डिफरेंसेस किस में देखने को मिलता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर्स के अंदर। ओके, कोटार्ड सिंड्रोम के बारे में आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, बिकॉज कोटार्ड सिंड्रोम को दैट्स व्हाई मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था। कोटार्ड सिंड्रोम क्या है, डिलीजन ऑफ निहिलिज्म, डिलीजन ऑफ निहिलिज्म, डिलीजन ऑफ निहिलिज्म, या फिर इसको बोलते हैं डिलीजन ऑफ नेगेशन, डिलीजन ऑफ नेगेशन, या फिर इसको बोलते हैं कोटार्ड सिंड्रोम। सिजोफ्रेनिया एक बिल्कुल लेवल डिफरेंसेस, एक आपको एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, नॉट सीन इन सिजोफ्रेनिया एट ऑल। ये तो डिप्रेशन है और सिजोफ्रेनिया, ये तो दोनों ही आप पहले सबसे पहले एक्सक्लूड करेंगे, बिकॉज लाबेल डिफरेंसेस आर सीन इन न्यूरोटिक डिसऑर्डर, नॉट इन साइकोटिक एट ऑल। ओके, सो आपको सबसे पहले इन्हीं को एक्सक्लूड करना है। ऑल्दो डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया बहुत बड़े टर्म्स, बहुत बड़ी, एक दिन में हम कवर भी नहीं कर सकते उसको, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको दिमाग में हमेशा रखनी है इसके बारे में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। और भी क्वेश्चन है, एक एक ये भी क्वेश्चन है, आप जैसे फॉर एग्जांपल, अब लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन ऑल्सो। एक वुमन है जिसको 4 डे ऑफ पोस्टमार्टम है, 4 डे ऑफ पोस्टमार्टम की वुमन है विद द टीयरफुलनेस। देखिए एक हॉलमार्क बताऊंगा मैं, रिमेंबर ऑलवेज, जो भी एग्जाम देने जाओ ना आप कुछ क्लूज याद रखा करो, कुछ भी डिसऑर्डर के कुछ हॉलमार्क फीचर्स याद रखा करो, बस, बाकी कुछ नहीं है। उस पेशेंट को टीयरफुलनेस है और यही हॉलमार्क है, ये क्या है, हॉलमार्क, या हॉलमार्क, या इसको अपन बोल सकते हैं क्लू। मूड स्विंग्स इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट, एंड ओकेजनल इंसोम्निया, व्हाट इज लाइकली डायग्नोसिस, क्या डायग्नोसिस है उसका। देखो लिसन मी केयरफुली, अगर पोस्टमार्टम की बात करें तो पोस्टमार्टम के अंदर क्या होता है, 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, पोस्टमार्टम ब्लूज एंड पोस्टमार्टम साइकोसिस। पोस्टमार्टम एंजाइटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो उसको पहले एक्सक्लूड कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। 3 चीज़ों के बीच में डिफरेंस हमें देखना है, ठीक है। अब देखिए पोस्टमार्टम में का डेज देख रखा 4 डेज, सबसे पहले 4 दिन दे रखा है पोस्टमार्टम के, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो यहाँ याद रखनी है, जो कि हॉलमार्क फीचर होता है, टीयरफुलनेस, टीयरफुलनेस, या फिर आपने मूड स्विंग्स, मूड स्विंग्स, बिकॉज पोस्टमार्टम के यानी कि डिलीवरी के कुछ टाइम बाद में, 4 डे के बाद में पेशेंट को क्या आगे मूड स्विंग्स होंगे, लाइक पेशेंट, नॉट पेशेंट, वुमेन जो पोस्टमार्टम लेडी है वो कभी वो रोने लग जाएगा, सी इमीडिएटली क्राई, देन सी हैप्पी, देन क्राई, देन हैप्पी, मूड स्विंग्स। लेकिन टीयरफुलनेस इज द हॉलमार्क फॉर पोस्टमार्टम ब्लूज, पोस्टमार्टम ब्लूज। क्या कितने क्लूज दे रखे हैं, 4 डे पोस्टमार्टम पहला क्लू, सेकेंड क्लू टीयरफुलनेस, एंड थर्ड क्लू इज मूड स्विंग्स, एंड फोर्थ क्लू इज इंसोम्निया, ठीक है। ये सारे के सारे किसमें देखने को मिलता है, पोस्टमार्टम ब्लूज के अंदर देखने को मिलता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन के अंदर आपको डिप्रेशन के फीचर्स देखने को मिलेंगे, लाइक वो पैथोलॉजिकल है, पोस्टमार्टम ब्लू क्या है, फिजियोलॉजिकल है, ये एक फिजियोलॉजिकल चीज है, हर वुमेन हर पोस्टमार्टम लेडी के अंदर होता है। बट पोस्टमार्टम साइकोसिस एंड पोस्टमार्टम डिप्रेशन, ये दोनों क्या है, एक पैथोलॉजिकल है, ये पैथोलॉजिकल है। इसके अंदर ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए पेशेंट को, लेकिन इस फिजियोलॉजी के अंदर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एश्योरेंस देना है उसको,
एश्योरेंस देना है, री इंश्योर करना है, एश्योरेंस देना है पेशेंट को, और कुछ भी नहीं करना है। अगर पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता तो उसके अंदर लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इनिबिशन ऑफ मूड इनिबिशन, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती, डिप्रेशन की सारी सिम्टम्स देखने को मिलता, देन वी कैन से, या सुसाइडल आइडिएशन, अगर ये सारी चीज़ें, देन पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता। और साइकोसिस के अंदर साइकोसिस के सारे फीचर लाइक हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, ये सारी चीज़ें होती तो साइकोसिस होता। सो राइट आंसर क्या जाएगा, पोस्टमार्टम ब्लूज। ओके, ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास होगा तो वी विल डील द नेक्स्ट एमसीक्यू एज वेल ऑल्सो। ओके।